हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपी कांस्टेबल की बैच। ठीक है, तो यूपीपी कांस्टेबल की बैच स्टार्ट हो गई है। लगभग 60,000 वैकेंसी आपकी आ चुकी है 2024 के लिए। तो देखिए, फरवरी में दे भी दिए हैं कि 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो उसको दृष्टिगत हम क्या करेंगे कि जो आपका जीके है, इसमें सब कुछ सम्मिलित करके और सभी टॉपिकों को कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो सबसे पहले बताइएगा कैसे लगी, आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह बैच आगे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास आपको दी जा रही है सेट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बारे में हम पूर्ण तरीके से डिटेल्स को देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन, ठीक है, था, इनके द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एओ ह्यूम का अगर जो पूरा नाम पूछ दे आपसे कभी एग्जाम में, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम का पूरा नाम था। तो इनके द्वारा 1885 में आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1885 ईस्वी में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था या कहाँ हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसके प्रथम महासचिव थे एओ ह्यूम और इसकी स्थापना के समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर जो आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महासचिव थे वो कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। और इन्हीं के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। और स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे इनका नाम था लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल कितना था, 1884 से 1888 तक। ठीक है, तो इतना कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों। तो सबसे प्राचीनतम वेद की बात करेंगे तो आपका है ऋग्वेद। ठीक है, क्या है दोस्तों, ऋग्वेद। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका हो जाएगा बी, कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी होती है, 4, जिसमें सबसे पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सभी चीज़ें हैं। सामवेद का संबंध आपके संगीत से होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपके आ जाता है कि किस वेद का संबंध आपके संगीत से है, तो सामवेद का। ठीक है, मंत्रों ऋचाओं से संबंधित जो वेद है आपका ऋग्वेद है। अब चलिए इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को कि वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं आपके 10 और कुल सूक्त हैं आपके 1028। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आता है आपके कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इसमें कुल ऋचाओं की बात करेंगे तो 2552 प्लस हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में 10वें मंडल में शूद्र का अभिलेख है, उल्लेख है। अब देखिए शूद्र, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके आएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख है, तो आपके 10वें मंडल में। उसके बाद है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। जो हम गोत्र देखते हैं, ये सबसे पहले इसका जो आपका उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, और सोम देवता, ये भी क्वेश्चन आता है कि सोम देवता का उल्लेख आपके किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, इतना कवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था। तो वास्को डी गामा भारत अगर जो देखेंगे तो यह 1498 में आया था। कितने में आया था दोस्तों, 1498 ईस्वी में जो आपका वास्को डी गामा था ये भारत आया था। अब चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को देखेंगे। तो वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। ठीक है, कब, 20 मई 1498 को कहाँ पहुंचा था दोस्तों, कालीकट पर पहुंचा था, बंदरगाह जो था। ठीक है, पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है, उसने वहां पर पहुंचकर नए समुद्री मार्ग की खोज की।
अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था दोस्तों, सबसे पहली बात। और ये है कि इन्होंने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो इसका स्वागत किसने किया था, तो आपका कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, इन्होंने इनका स्वागत किया। क्लियर। अगला चलेंगे देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करेंगे तो आपका गार्डविन ऑस्टिन जो कि K2 है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ आपका डी हो जाएगा कि जो आपका K2 है गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि गार्डविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कंचनजंगा ये भारत के पर्वत हैं, इनको देखिएगा ध्यान से, 8,598 मीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 मीटर। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7,817 मीटर। कामेट पर्वत जो है इसकी ऊंचाई है आपके 7,756 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई है 8,078 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ पर्वत हैं जिनकी ऊंचाइयां दी गई हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर जो है वीडियो ऐसे आपको पसंद आ रही होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और डेली आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है मित्रों। तो खैबर दर्रा की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ आपका हो जाएगा विकल्प ए। अब चलिए इसके बारे में की पॉइंट्स को देखेंगे कि जो प्रमुख दर्रे हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो खैबर दर्रा आपके पाकिस्तान में स्थित है। काराकोरम दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जी दर्रा ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये सिक्किम में स्थित है। और रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में, और लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितना आप शुल्क दे के बैच लेंगे उतना ही आप यहाँ फ्री में भी पढ़ लेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों, शेयर करिएगा चैनल को। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इतने दर्रा याद कर लेंगे, कोई ना कोई दर्रा आपसे फंस जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से आपकी कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है। बाकी ये जितने भी राज्य हैं यहाँ से आपका क्या होता है, आपका जो कर्क रेखा है वो गुजरता है, ठीक है। अब देखेंगे जो भारत के 8 राज्य हैं कौन कौन जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो चलिए एक ट्रिक देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र मैंने देखेंगे, मित्र में देखेंगे मी जो है मिजोरम से संबंधित है, त्र मने त्रिपुरा, प मने पश्चिम बंगाल, र मने राजस्थान, ग मने गुजरात, म मने मध्य प्रदेश, छा मने छत्तीसगढ़, और झार मने झारखंड। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है, कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों मैंने बता दिया। एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। इस पर आप क्या करेंगे, इनको बैठा लेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और बीचों बीच में ये सभी राज्य आ जाते हैं। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। इनका हाल ही में निधन हो गया मित्रों, याद रखिएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं ये भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे इनके बारे में कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 या 67 में हुआ था। MS स्वामीनाथन द्वारा कृषि के विकास हेतु 1966 से 69 तक एक एक साल की योजना के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे तथा इन्हें विश्व की हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और इससे प्रभावित फसल सबसे हुई गेहूँ। याद रखिए, देखिए भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हो गया MS स्वामीनाथन के द्वारा, एक एक साल के अंतर्गत इन्होंने विकास किया था, ठीक है। और नॉर्मन जो बोरलॉग है ये नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनका संबंध अमेरिका से है, ठीक है। और इन्हें विश्व की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति से प्रभावित जो फसल हुई वो आपकी गेहूं थी।
अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई आपकी 25 मार्च 2020 को, ठीक है। या मई होगा, ठीक है, मार्च हो गया, सॉरी, मई होगा। तो देखिए की पॉइंट्स में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 25 मई 2020 में हुआ। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाना तथा उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना था। 24 अप्रैल में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा की गई। सॉरी दोस्तों, ये 25 मार्च ही रहेगा, ठीक है। 25 मार्च को स्टार्ट किया गया था, मई नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसके लिए सॉरी। 25 मार्च 2020 में हुआ था, कोविड से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो राशन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया। तो दोस्तों योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। किसका? नीति आयोग, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देख लेंगे कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो इसका पूरा डिटेल्स है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया, जिसका कार्य देश के विकास हेतु नीतियाँ बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की अगर जो हम बात करेंगे तो उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का, ठीक है। तो सही उत्तर विकल्प यहाँ बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ देख लेंगे कि जिनका कार्यकाल कुछ प्रमुख पद हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इनका 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष, प्रधानमंत्री 5 वर्ष, राज्यपाल का 5 वर्ष, मुख्यमंत्री का 5 वर्ष, विधानसभा सदस्य का 5 वर्ष, लोकसभा सदस्य का 5 वर्ष और विधान परिषद सदस्य का 6 वर्ष, ठीक है। तो ये इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा प्रमुख व्यक्तियों के कार्यकाल से, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमें बताइए, ऐसे वीडियो आपको दी जाएगी। चलिए धन्यवाद।